स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, जो कि एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th यूनिट का टॉपिक है। एरोमेटिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट भी स्मॉल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जो बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एरोमेटिसिटी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, देन सेकेंड वन इज एरोमेटिसिटी इन बेंजोइट कंपाउंड, थर्ड वन इज एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक्स, फोर्थ वन इज होमो एरोमेटिसिटी, फिफ्थ वन इज हकल रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में यहाँ पे देखिए एरोमा वर्ड से आया है। एरोमा मीन्स होता है स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि एक स्पेशल टाइप का गंध, यानी कि एक विशेष स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में आता है बेंजीन। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेंजीन है वो हमारा पेरेंट कंपाउंड है एरोमेटिक का, और एरोमेटिक कंपाउंड के बेंजीन का एक फर्स्ट कंपाउंड भी माना जाता है। इसलिए एरोमेटिसिटी के बारे में अगर डेफिनेशन की बात की जाती है तब डेफिनेशन भी हमारा बेंजीन से ही रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिसेंबल बेंजीन इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक भी या प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होते हैं, स्पेशल होते हैं। यहाँ पे देखिए सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आर क्या है, देखते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे एंड पॉलीन होंगे। देन सेकेंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड है हाईली स्टेबल ड्यू टू द लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो हाईली स्टेबल का रीजन क्या है, लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन काफ़ी कम होती है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है साइक्लोहेक्सीन। तो जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन कराया जाता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसे एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोहेक्सीन में एक पाई बॉन्ड है, तो इस साइक्लोहेक्सीन का अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए यानी हाइड्रोजन का एडिशन कराया जाए तब एनर्जी रिलीज होती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। इसे मैंने माइनस के रूप में लिखा है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस है जिसे एंथैल्पी के रूप में भी शो करते हैं। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएं तब यहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइक्लोहेक्सीन अगर हम यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वैल्यू कितना मिलेगा, 85.8 किलो कैलोरी, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए बेंजीन के लिए। लेकिन एक्चुअल में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है 49.8 किलो कैलोरी, जो काफ़ी कम है कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो वैल्यू देखिए बहुत कम है, इसीलिए कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी का दूसरा रीजन ये भी है रेजोनेंस एनर्जी। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। ये जो रेजोनेंस एनर्जी का कनेक्शन हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ही है। देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने अभी देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू और रियल वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से रियल वैल्यू काफ़ी कम मिलती है, यानी कि 20 की एनर्जी कहाँ गई, तो जो 20 की एनर्जी है उसी को ही क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, यानी 85.8 कैलकुलेटेड वैल्यू जो है और रियल वैल्यू 49.8 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा बेंजीन के लिए, अगर देख रहे हैं 36 किलो कैलोरी। ये जो 36 कैलोरी एनर्जी है यही क्या है, हमारा रेजोनेंस एनर्जी है। और ये जो बीच का जो एनर्जी है यानी बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, यानी रेजोनेंस एनर्जी कंपाउंड के लिए जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उस एनर्जी को यूज करके कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड होना चाहिए लेकिन सेचुरेटेड की तरह बिहेव करता है, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन ना हो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो भी सब्स्टिट्यूशन किस तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन।
और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पाया जाता है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये जो कंपाउंड होता है वो एक्वास, कैमनोफोर या नाइट्रिक एसिड या कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के द्वारा जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। साथ में ये कंपाउंड मैंने नहीं लिख रखा है, लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डीकलराइज नहीं होते। जैसे अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो डीकलराइज एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं होगा। साथ में इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए या हाइड्रोकार्बन को टेस्ट करने के लिए, तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अगर उसमें बर्निंग टेस्ट करते हैं तो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, वो भी इसके एक कैरेक्टरिस्टिक है। सूटी फ्लेम के साथ बर्न क्यों करता है? क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। जो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से सूटी फ्लेम देता है। और भी कुछ अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिसिटी जो मेंटेन करेगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहली क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर, यानी जो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है उसे साइकिल होना बहुत जरूरी है, वो साइक्लिक फॉर्म में होना मस्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए बेंजीन को देख के समझ में आ रहा है कि साइकिल फॉर्म में है, सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूरिन है, ये भी साइकिल फॉर्म में है, पायरॉल है, ये भी साइकिल फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपिनियम केटायन है, ये भी हमारा साइकिल फॉर्म में है, यानी सारे कंपाउंड जो मैंने ले रखा है साइक्लिक फॉर्म में है। तो पहले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। देन सेकेंड वन इज इट मस्ट हैव फुल्ली कॉन्जुगेशन, यानी कि जो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो फुली कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। फुली कॉन्जुगेशन में होना चाहिए मीन्स यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अल्टरनेट प्रेजेंट है, यानी कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेट है, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन कब क्यों आता है? ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब डीलोकेलाइजेशन किसे कहते हैं? हमको पता है इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा के कंपैरिजन में वीक होते हैं, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है, और डीलोकेलाइजेशन की वजह से ही इसमें कंप्लीटली रेजोनेंस मेंटेन रहता है, यानी कि कॉन्जुगेशन होना मस्ट है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल में देखते हैं क्या इसमें कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी के लिए ये अपना लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस रिंग को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पायरॉल में भी ठीक इसी तरीके से है कि यहाँ पर मैंने ये बॉन्ड गलत बना रखा है, एक्चुअली में ये ऐसा होगा, इसे मत लिखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा पायरॉल है। पायरॉल में यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन मेंटेन हो रहा है, रेजोनेटिंग मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपिनियम केटायन है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केटायन, ये भी केटायन जो है इस पाई बॉन्ड के साथ हमारा कॉन्जुगेशन में है, यानी इसमें भी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, हमारा डीलोकेलाइजेशन है। नेक्स्ट थर्ड वन इज इट मस्ट हैव द प्लेनर, यानी कंपाउंड को प्लेनर होना मस्ट है, बहुत जरूरी है कि हमारा जो रिंग वाला कंपाउंड है उसमें प्लेनर होना चाहिए। अब ये प्लेनर हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज़ है कि अगर प्लेनर समझना हो तो ये समझिए कि जो हमारे रिंग में जितने भी एटम हैं, चाहे वो कार्बन हो या फिर साथ में कोई भी हेटेरो एटम हो, वो सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि रिंग में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं उसमें पर एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है, ये है हमारा साइक्लोपेंटाइल डाइनाइल एनायन। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, उसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इस कार्बन पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या इसमें प्लेनरिटी नहीं पाई जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस कंपाउंड में प्लेनरिटी प्रेजेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे जो माइनस चार्ज है, यानी कि इस कार्बन पे जो sp3 हाइब्रिड स्टेट है, ये डीलोकेलाइज हो करके sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको डीलोकेलाइज करें, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आए, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ बनने लगेगा। जब यहाँ पे एनायन आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये कार्बन हमारा sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन फिर sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से डीलोकेलाइज होते रहेंगे और इस डीलोकेलाइजेशन की वजह से ही ये कंपाउंड हमारा
प्लेनर हो जाएगा और प्लेनरिटी आने की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। यहाँ पर देखिए बेंजीन को मैंने बना रखा है। बेंजीन किसके ऑर्बिटल है, पीपी ऑर्बिटल है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऊपर के जो लोब है वो आपस में जुड़ करके अबव द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है और नीचे वाले लोब आपस में जुड़ करके बिलो द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाता है जो इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी इन बेंजॉइड कंपाउंड, यानी जो बेंजॉइड कंपाउंड है उसमें किस तरीके से एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बेंजॉइड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो भी बेंजॉइड कंपाउंड होंगे उसमें बेंजीन शामिल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज कंपाउंड इन विच द बेंजीन इज प्रेजेंट फ्रीली और इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर फ्यूज रिंग आर नोन एज बेंजॉइड कंपाउंड, यानी कि वे सभी कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन हो या फिर बेंजीन रिंग फॉर्म में प्रेजेंट हो तब उसे हम क्या कहेंगे, बेंजॉइड कंपाउंड कहेंगे। एक बात और कि बेंजॉइड कंपाउंड में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम एरोमेटिक कंपाउंड की तरह होंगे। जैसे देखिए एरोमेटिक बेंजॉइड कंपाउंड आर रिसेंबल टू बेंजीन इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो बिल्कुल किसकी तरह होंगे, बेंजीन की तरह होंगे। और क्या लिखा हुआ है, बेंजॉइड कंपाउंड आर वेरी स्टेबल ड्यू टू द लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हाई रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि इस कंपाउंड यानी बेंजॉइड कंपाउंड के भी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है और हाई रेजोनेंस एनर्जी है। इसके पहले पेज में हमने पढ़ लिया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है और रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना कम होगा और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। यहाँ एक बात नोट करने लायक और है कि यहाँ पे देखिए रेजोनेंस एनर्जी, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी और एनर्जी दोनों में डिफरेंट है, दोनों को मैसअप नहीं करना है। किसी भी कंपाउंड के लिए किसी मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही अनस्टेबल होगा, जबकि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। फोर्थ वन इज देखिए बेंजॉइड कंपाउंड आल्सो कंटेन डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन मेक इट कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर, यानी कि जो भी बेंजॉइड कंपाउंड होगा उसमें भी डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो उसको कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करेगा और प्लेनरिटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो एरोमेटिसिटी मेंटेन कर सके। Fifth one is benzene is the first member and we can say it is a parent member of the benzoid compound। तो हाँ जो बेंजीन है उसे हम फर्स्ट मेंबर ऑफ बेंजॉइड कंपाउंड बोल सकते हैं क्योंकि जो बेंजीन है एक तरह का पेरेंट मेंबर भी माना जाता है बेंजॉइड कंपाउंड का। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल ले रखा है बेंजीन। बेंजीन के बारे में जानते ही हैं कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर यहाँ के एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है तो ये टॉल्यूइन बन गया है। तो टॉल्यूइन भी हमारा एक तरह का बेंजॉइड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हमको केवल लूप से मतलब है, इस मिथाइल ग्रुप को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ बेंजीन रिंग में शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, यानी ये भी हमारा बेंजॉइड कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्यूमोलिन है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि लूप तो बेंजीन है, बाकी इसके ब्रांचेस में जो भी ग्रुप लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एनिलीन है, एनिलीन में NH2 से हमको मतलब नहीं है, बेंजीन रिंग से मतलब है, ये बेंजोइक एसिड है। यानी कि कुल मिला के हम लूप को देखेंगे, अगर उसमें बेंजीन है यानी वो हमारा बेंजॉइड कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, बेंजीन या बेंजीन के जो भी डेरिवेटिव्स है वो हमारे बेंजॉइड कंपाउंड में आ जाएंगे। अब देखते हैं फ्यूज रिंग वाले कौन से एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजॉइड कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन है जो कार्बन से आपस में जुड़े हुए हैं, तो नेफ्थलीन भी हमारा बेंजॉइड कंपाउंड है जो फ्यूज रिंग में आएगा। इसी तरह से एंथ्रासिन है जिसमें 3 रिंग है, ये भी हमारा बेंजॉइड कंपाउंड है। ये फिनेंथ्रीन है, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने भी बेंजॉइड कंपाउंड है चाहे वो केवल बेंजीन वाले हों या बेंजीन के फ्यूज रिंग वाले हों, सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है एरोमेटिक कंपाउंड की तरह होते हैं। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो बेंजीन है मान लिया, तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन ना होकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। इसमें भी एडिशन रिएक्शन नहीं पाया जाएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह का होगा, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन है, फ्रेडक ऑपरेशन। इसमें भी वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजन के द्वारा जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी ये भी काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हकल रूल। हकल नामक साइंटिस्ट ने एरोमेटिक कंपाउंड को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम हकल रूल कहते हैं। और हकल नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर तो होगा ही होगा,
साथ ही उनके रिंग में 4n+2 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोज कंपाउंड विच पोसेस साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर एंड रिंग कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक। तो हकल नामक साइंटिस्ट ने अपना एक फॉर्मूला दिया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हमने देख ही लिया है कि साइक्लिक क्या है, कॉन्जुगेटेड क्या है, प्लेनर क्या है। अब हमको ये देखना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारा n है वो एक इंटीगर नंबर है। इट मीन्स n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 कंटिन्यू पुट करते जाएंगे और देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिलती है। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा ये देखिए फॉर्मूला में अप्लाई किए हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो हमारा कंपाउंड क्या हो सकता है, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल है 3 मेंबर वाले साइक्लोप्रोपेनियम केटायन। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेनियम केटायन में ये हमारा साइक्लिक है, साथ में क्या है इसमें कॉन्जुगेशन में है, क्यों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड केटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से इसमें कॉन्जुगेशन है यानी कि रेजोनेंस मेंटेन है। अब देखते हैं क्या इसमें प्लेरिटी है, तो हाँ इस कंपाउंड में प्लेरिटी है क्योंकि पर कार्बन एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और साथ में अकॉर्डिंग टू हकल 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। सेकेंड देखते हैं अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब कितना आना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर देखिए पहले बेंजीन है, बेंजीन के बारे में हमको पता ही है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। साथ में यहाँ पर देखिए फ्यूरेन है, फ्यूरेन में यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन का ये है जो कि एरोमेटिसिटी के लिए रिंग को प्रोवाइड करता है, यानी टोटल इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटाडाइनन एनान है, यहाँ पर भी देखिए ये हमारा साइकिल है, साथ में इसमें कॉन्जुगेशन है। तीसरी बात है कि क्या ये प्लेनर है, तो हाँ ये कंपाउंड प्लेनर है क्योंकि इसके पहले पेजेस में मैंने बता चुके हैं कि यहाँ पर देखिए sp2 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 लेकिन इस कार्बन पे sp3 है, बट इसमें डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसमें प्लेरिटी आ जाती है। साथ में हकल रूल को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जहाँ पर इनायन है वहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6, यानी ये भी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। साथ में यहाँ पर देखिए पायरॉल है, सेम फ्यूरिन की तरह इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। थायरफिन है, सेम है फ्यूरिन की तरह लेंगे, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए साइक्लोहेप्टाट्राइनल केटायन है, यहाँ पर देखिए ये 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पर हमारा 3 पाई बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट प्रेजेंट है और यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे एक केटायन है। केटायन होने की वजह से ये जो केटायन है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर भी रेजोनेंस मेंटेन है और अकॉर्डिंग टू हकल और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने से हमारा पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कितना मिलना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखिए नैप्थलीन है, नैप्थलीन में टोटल 5 पाई बॉन्ड है यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये भी अकॉर्डिंग टू हकल रूल हमारा नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो है ही, इसमें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन है, फुली कॉन्जुगेशन है, साथ में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता होगा, ये है हमारा 10 एनुलिन। इसमें भी टोटल 5 पाई बॉन्ड है यानी कि इसमें भी क्या है हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में ये साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ इसमें देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है यानी कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। अब तीसरी बात देखते हैं कि क्या ये प्लेनर है, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियरेस्ट जो 2 हाइड्रोजन है इसमें आपस में रिपल्सन होता है और आपस में रिपल्सन होने की वजह से रिंग स्ट्रेन होता है और एक डबल बॉन्ड अबव द प्लेन आते हैं। प्लेन में 2 डबल बॉन्ड यहाँ का जो बॉन्ड है वो अबव द प्लेन होने की वजह से इसकी प्लेनरिटी ब्रेक हो जाती है और प्लेनरिटी ब्रेक होने की वजह से अब ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी को मेंटेन नहीं कर पाता और ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन क्या हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अगर ये जो 2 हाइड्रोजन को किसी भी एक ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसकी प्लेनरिटी वापस आ जाएगी और ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन था नियरेस्ट जो 2 हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करके एक मिथिलीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है।
मेथिलीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करने की वजह से अब इसकी प्लेनरिटी वापस आ जाएगी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और इसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी वापस मेंटेन होने लगेगी। इस तरह से अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि CH2 ग्रुप रखा जाए, इसकी जगह पे हम ऑक्सीजन भी रख सकते हैं, NH2 ग्रुप भी रख सकते हैं, जिससे इसमें वापस एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम N की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो रिंग में 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल है, देखिए एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रिन है, इन दोनों में 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, फुल्ली कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन है, यानी अकॉर्डिंग टू हकल ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ये 14 एनिलीन, 14 एनिलीन में भी साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेटिंग है, डीलोकलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसमें प्लेनरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, लेकिन एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो है प्लेनरिटी। यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, इसमें आपस में रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से ही इसकी प्लेनरिटी ब्रेक हो जाती है। इस वजह से ये कंपाउंड अब एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक है। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं, जिससे हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कंपाउंड का अगर सीधा सीधा देख लेते कि हाँ ये तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइजेशन है और हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम तुरंत ये क्लिक कर देते कि हाँ ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की रिपल्सन की वजह से प्लेनरिटी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर के हमारा नॉन एरोमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर हम N की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो कितना आना चाहिए, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं 18 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल रूल एरोमेटिक है, तो आखिर एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं बाकी सारे रूल को ये फॉलो करेगा, साइक्लिक है, साथ में देखिए इसमें कॉन्जुगेशन है, 9 पाई बॉन्ड है यानी 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में इसमें डीलोकलाइजेशन है और इसमें प्लेनरिटी भी है। इसमें प्लेनरिटी इसलिए मेंटेन है क्योंकि इसके जो केज बड़े होने की वजह से इसके हाइड्रोजन जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं और हाइड्रोजन दूर दूर होने की वजह से इसमें प्रॉपर रिपल्सन नहीं होता। रिपल्सन नहीं होता है, इस वजह से इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, यानी कि 18 एनिलीन हमारा एरोमेटिक है, जबकि याद रखिएगा 14 एनिलीन हमारा नॉन एरोमेटिक है। इसको डिफरेंस को याद रखिएगा, 14 एनिलीन नॉन एरोमेटिक है, जबकि 18 एरोमेटिक हमारा 18 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक है। आप देखते हैं लिमिटेशन ऑफ हकल रूल। हकल रूल इज नॉट वैलिड फॉर मेनी कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 रिंग। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसके लिए हकल रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जांपल है, पायरिन है 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी इस कंपाउंड को अभी हमने एंटी एरोमेटिक नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े एग्जांपल में देख लीजिए कि एंटी एरोमेटिक के लिए 4n रूल अप्लाई होता है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टोटल 16 पाई इलेक्ट्रॉन को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये जो पायरिन है एंटी एरोमेटिक ना होकर के एरोमेटिक है, जो हकल रूल इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हकल रूल इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये जो पायरिन है जो 16 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हैं वह एंटी एरोमेटिक ना होकर के एरोमेटिक है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रांसबीकलाइसिन है। ट्रांसबीकलाइसिन में भी देखिए 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, साथ में प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, कंप्लीट रेजोनेंस मेंटेन है। अब यहाँ पे 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भी 4n पाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे भी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक ना होकर के हमारा क्या है, एरोमेटिक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसबीकलाइसिन जो है हमारा ट्रांसफॉर्म में है, इसका अगर सिस फॉर्म देखा जाए तो ये हमारा जो एंटी एरोमेटिक है। एक्चुअल में दोनों कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर सिस बीकलाइसिन एंटी एरोमेटिक है तो ट्रांस को भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांसबीकलाइसिन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको एक्सप्लेन करने में हकल रूल फेल है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे एंटी एरोमेटिसिटी। जो एंटी एरोमेटिसिटी है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी में एंटी लगा हुआ है, इसी समझ में आ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड का जस्ट अपोजिट, यानी कि जो हम अब इसके पहले हमने देखा कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वे अनस्टेबल होते हैं, यानी कि काफ़ी ये रिएक्टिव होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। जिस तरह से एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए, ये कंपाउंड भी साइक्लिक होता है। कंपाउंड शुड बी फुली कॉन्जुगेशन, यानी ये कंपाउंड भी एरोमेटिक की तरह फुली कॉन्जुगेशन में होगा।
यानी इसमें भी पर कार्बन एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। थर्ड वन इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यानी इस कंपाउंड को भी प्लेनर होना चाहिए, यानी कि ठीक एरोमेटिक कंपाउंड में जिस तरह से साइक्लिक होता है इसमें भी साइक्लिक होगा, एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन होता है इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, एरोमेटिक का प्लेनर होना चाहिए इसमें भी प्लेनर होना चाहिए, यानी कि तीन बातें बिल्कुल सेम है। बस चौथी चीज़ है जो हकर रूल के अकॉर्डिंग में थोड़ा अलग है। हकल ने उन एरोमेटिक के लिए 4n+2 अप्लाई किया था। यहाँ पर देखिए रिंग में कितने पाइलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n पाइलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बस फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी तीन कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह है। तो देखते हैं यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू जो होती है एक इंटीगर है जो जिसकी वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 1 2 3 4। एरोमेटिक के लिए याद रखिएगा, एरोमेटिक के लिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला 4n में अगर अप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पर ये 4 × 1, तो यहाँ की टोटल 4 पाइलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, साइक्लोप्रोपेनियन एनायन। यहाँ पर देखिए 3 मेंबर वाले कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो देखते हैं ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। साइकिल के साथ साथ इस कंपाउंड में देखते हैं कि कॉन्जुगेशन है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल में फुली इसमें कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस मेंटेन है। और यहाँ पर देखिए पर कार्बन एटम में sp2 होना चाहिए, लेकिन इस कार्बन पे sp3 है, लेकिन इसके पहले मैंने बताया है कि ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इसमें प्लैनेटी आ जाती है और प्लैनेटी आने की वजह से इस कंपाउंड के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो मेंटेन होंगे। तो यहाँ पर देखिए डीलोकलाइजेशन की वजह से 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 पाइलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड का और 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे एनायन के, टोटल 4 पाइलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब देखते हैं n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 लगाते हैं, तब वहाँ पर एक और एग्जांपल है 4 पाइलेक्ट्रॉन वाले साइक्लोब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन में 2 पाइलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पाइलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 पाइलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है यानी 4 पाइलेक्ट्रॉन है, 4 पाइलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी अकॉर्डिंग टू हकल और ये हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। साथ में एक और एग्जांपल है देखिए साइक्लोपेंटा केटायन है, ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल केटायन है। तो यहाँ पर भी देखिए साइक्लिक के साथ साथ कॉन्जुगेशन है यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन यानी यहाँ पर भी हमारा रेजोनेंस मेंटेन है, और टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 पाई बॉन्ड है, टोटल 4 पाइलेक्ट्रॉन है, यानी अकॉर्डिंग टू हकल रूल ये भी हमारा कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तब टोटल रिंग में पाइलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए, 8 पाइलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 8 पाइलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पेंटालिन है। पेंटालिन में यहाँ पर देखिए साइक्लिक होने के साथ साथ फुली कॉन्जुगेशन है, यानी कंप्लीट रेजोनेंस मेंटेन है। साथ में यहाँ पर देखिए 8 पाइलेक्ट्रॉन है, 8 पाइलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 पाई बॉन्ड है यानी 8 पाइलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल है साइक्लोहेप्टाटेट्राइन, यानी कि 8 मेंबर वाला साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में है, साथ में इसमें कॉन्जुगेशन है यानी डीलोकलाइजेशन है। अब देखते हैं क्या इसमें प्लैनेटी है। अकॉर्डिंग टू हकल और 8 पाइलेक्ट्रॉन है तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी रिंग स्ट्रेंथ पाया जाता है। दिस कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल रूल, बट ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ दिस कंपाउंड गेट टफ शेप। ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाता है, टफ शेप हो जाता है, यानी ये कंपाउंड हमारा बन जाता है नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वन, अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तब रिंग में हमको 12 पाइलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू हकल रूल। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 12 एनिलीन। 10 एनिलीन का एग्जांपल है जिसमें साइक्लिक है, साथ में इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, लेकिन इस कंपाउंड में नियरेस्ट हाइड्रोजन के रिपल्सन की वजह से यानी कि रिंग स्ट्रेंथ की वजह से ये कंपाउंड भी कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं वीकली एंटी एरोमेटिक ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो
इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आते हैं कि जो टेल एनिलीन है उसे क्या होना चाहिए। तो हकर रूल को फॉलो करते हुए हम इसे एंटी एरोमेटिक कर देते हैं, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये वीकली एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी ये एग्जाम्पल है। 16 एनिलीन, ये 16 मतलब 16 कार्बन वाले जो एनिलीन है, यहाँ पर भी देखते हैं 16 एनिलीन है, यानी कि 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हकर रूल इसे भी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये भी वीकली एंटी एरोमेटिक होता है। क्यों? ड्यू टू द रिंग स्ट्रेंथ। ओवरऑल ये समझ में आया कि जो भी हकर रूल के अकॉर्डिंग जो होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 4 ऐड करते जाएंगे, यानी 6, फिर 10 यानी 14, 18, ये जितने पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे वो हमारे एरोमेटिक होंगे। और एंटी के लिए हम 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 ऐड करते जाएंगे, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, इस तरह से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यानी हमको फॉर्मूला में बार बार पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 का डिफरेंस रखेंगे। एरोमेटिक के लिए 2 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड कर 10 में ऐड कर 14, इस तरीके से आते जाएगा। और इसी तरह से एंटी जो एरोमेटिक है उसके लिए सबसे स्टार्टिंग में 4 रखेंगे, 4 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम अपने हकर रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन साथ में उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, प्लेनरिटी है कि नहीं, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी होगा। अगला टॉपिक हमारा है होमो एरोमेटिसिटी। होमो का मतलब है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिसिटी बिल्कुल थोड़ी बहुत मात्रा में एक्सिस्ट करेगा, यानी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में एरोमेटिसिटी पाई जाएगी, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। द कंपाउंड हैविंग साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हैविंग एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन इन द रिंग एंड द रिंग कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज होमो एरोमेटिक। यानी होमो एरोमेटिक उस कंपाउंड को कहेंगे जो साइक्लिक होगा, साथ में कॉन्जुगेशन भी होगा, लेकिन कम से कम एक कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट वाले कार्बन होने चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइक्लोऑक्टेट्राइन है जो कि नॉन एरोमेटिक है। अगर इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाए, यानी कि प्रोटोनेशन कराया जाए, क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हमको प्रोटॉन मिलेगा, अगर इस प्रोटॉन का इस कंपाउंड के साथ प्रोटोनेशन कराया जाए तब एक कार्बन पे sp3 जनरेट हो जाएगा, यानी एक कार्बन हमको sp3 स्टेट में मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं sp3 स्टेट मिल गया। पहले कार्बन से 7 कार्बन तक देखते हैं, पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां पे एक कीटायन है। तो पहले से 7वें तक हमको फुली कॉन्जुगेशन मिल रहा है, पहले से 7वें तक हमको डीलोकेलाइजेशन मिल रहा है, यानी कि डीलोकेलाइजेशन की वजह से हमारा यहाँ कॉन्जुगेशन मिल रहा है। लेकिन ये जो 8वां कार्बन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले से 7वें कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिड स्टेट देखेंगे तो sp2 पर कार्बन पे हमको sp2 हाइब्रिड स्टेट मिल रहा है, लेकिन ये जो 8वां कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में मिल रहा है। तो पहले से 7वें कार्बन है, ये तो हमारा प्लेनर होगा, तो पहले से 7वें कार्बन के प्लेनर की वजह से थोड़ी बहुत इसमें एरोमेटिसिटी हमको मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से 7वें कार्बन तक में देखिए 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो अकॉर्डिंग टू हकर रूल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साथ में डीलोकेलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन है। लेकिन 8वें कार्बन पे sp3 है, तो 8वें कार्बन पे sp3 हमको पता है sp3 जो कार्बन स्टेट है वो होता क्या है हमारा, sp3 कार्बन स्टेट होने की वजह से यहाँ कार्बन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये जो कार्बन है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। तो अबव द प्लेन होने की वजह से इसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले से 7वें दिस कंपाउंड 7 कार्बन एटम इन्वॉल्व द रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन एंड 8 कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिड स्टेट एंड दिस कार्बन एटम गेट टेट्राहेड्रल शेप। तो टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से ये हमारा अबव द प्लेन आ जाता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड में यानी इस तरह के कंपाउंड में थोड़ी बहुत मात्रा में एरोमेटिसिटी
पाई जाती है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक मैंने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, 7 मेंबर कंपाउंड है, यानी साइक्लोहेप्टेडाइनाइल कीटोन, जिसको ट्रोपिलिनियम आयन भी कहते हैं। तो जो ट्रोपिलिनियम आयन जो है, इसमें अगर हम कार्बन का रिएक्शन कराएं तो अब ये यहाँ पे देखिए ये 7 मेंबर है, ये कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो 8 मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे जब कार्बन इसके साथ अटैच हुआ तो ये कार्बन के अटैच हुआ तो यहाँ पे जो sp3 कार्बन स्टेट है ये अबव द प्लेन आ गया। अब इसे भी हम क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब लास्ट में हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के बारे में देख लिया है। अब इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है सबसे ज़्यादा हाई स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबिलिटी रखती है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, उससे कम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कुछ एग्जांपल जैसे डी सेल्टर रिएक्शन जो होता है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर देखिए एरोमेटिसिटी के बारे में मैंने और एक लिख रखा है कि ये जो एरोमेटिसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजोनेंस एनर्जी के। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एरोमेटिसिटी मेंटेन करके रखेगा, और कंपाउंड में जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी हमने देख लिया है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि जो किसी भी कंपाउंड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से काफ़ी कम मिलती है। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की कैलकुलेटेड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो रियल वैल्यू के जो बीच का जो डिफरेंस है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा मिलेगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बहुत कम होती है, जिसकी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने एरोमेटिक पढ़ लिया है, होमो एरोमेटिक भी पढ़ लिया, एंटी एरोमेटिक पढ़ लिया, नॉन एरोमेटिक नहीं पढ़ा है। तो नॉन एरोमेटिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि नॉन एरोमेटिक क्या है, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक ना हो, जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो 4 रूल है, यानी कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साथ में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तीसरी बात है साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साथ में 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए या 4n रूल को फॉलो करना चाहिए। इन चारों में से कोई भी एक रूल अगर फॉलो नहीं होता है तो वो कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो नॉन एरोमेटिक के लिए थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ के 4 मेंबर वाले कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन है, तो हाँ यहाँ पर देखते हैं कॉन्जुगेशन तो है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या ये साइक्लिक है, तो ये हमारा साइक्लिक नहीं है। यानी कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, साथ में यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है लेकिन साइकिल नहीं है। तो साइकिल नहीं होने की वजह से हमारा नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड को, ये हमारा कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, तो हाँ यहाँ पे साइक्लिक है। दूसरी चीज़ है कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। कैसे, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर sp3 स्टेट है, तो इस वजह से अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। और कॉन्जुगेशन नहीं है यानी इसमें प्लैनेटी नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि sp3 का मतलब ही होता है कि टेट्राहेड्रल शेप। तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से अब ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाए, ये कंपाउंड प्लेन में नहीं आएगा, ये अबव द प्लेन आएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इस तरह से बहुत से एग्जांपल है जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में होंगे या फिर एलिफेटिक के अंतर्गत आएंगे। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू।